नमस्कार। पिछले पार्ट में हमने प्रस्तावना को देख लिया और अच्छे से कवर कर लिया। इस भाग में हम एक ऐसे हिस्से को ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, जो संविधान की जान है और इसमें हम देखेंगे यानी जो भारतीय संविधान के इस हिस्से को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरह समझने का प्रयास करते हैं और हम किसी देश को ऐसे समझने का प्रयास करेंगे जैसे किसी देश को बिल्कुल शुरुआत से बनते हुए हमने देखा हो। तो चलिए भारतीय संविधान के भाग को हम देखेंगे। भाग में हम भाग 1 से लेकर भाग 4 ए तक के कवर करेंगे, है ना? कल्पना कीजिए कि ये जो भारत नाम का एक बहुत बड़ा खूबसूरत घर है, उसे हमने शुरुआत से बनते हुए देखा है और ये संविधान बनाने के लिए जो घर और नियम चलाने के लिए जो किताब बनी है, वह संविधान है। तो इस किताब में अध्याय 1 में क्या-क्या है? तो कहानी की शुरुआत होती है घर के नक्शे से, यानी जब हमने घर का नक्शा सबसे पहले क्या होता है, घर का नक्शा ही तय किया जाता है, यानी देश का नक्शा तय कर किया जाता है, यानी और ज़मीन तय की जाती है कि ज़मीन कौन-सी होगी, घर का नक्शा क्या होगा, ये तय किया जाता है। तो मतलब कहानी की शुरुआत होती है घर के नक्शे से। सबसे पहले तय किया गया कि इस सबसे बड़े घर का नाम क्या होगा और इसका नाम रखा गया भारत अर्थात इंडिया, यानी राज्यों का संघ है। यानी इसमें जो है कई राज्य मिल करके भारत का निर्माण करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में लिखा है, इसमें जो है 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी इस बड़े से घर में 28 कमरे हैं और 8 जो है छोटे-छोटे कमरे हैं और ये सब मिलकर एक अटूट परिवार बनाते हैं। ये अटूट भारत का निर्माण करते हैं। इस नियम की किताब में ये भी लिख दिया गया कि अगर भविष्य में परिवार बढ़ाना हो, है भविष्य को परिवार को बढ़ाना हो, किसी नए कमरों को जोड़ना हो, नए कमरे का गठन करना हो, नए कमरे का आकार नाम परिवर्तन करना हो, तो घर के पूरा अधिकार ये क्या है, ये सब किसके पास है? घर के मुखिया यानी संसद के पास है। अनुच्छेद 2 में ये लिखा है कि अगर संसद नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है, संसद नए राज्य को संघ में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 2 कहता है संसद राज्यों का गठन कर सकती है, यानी घर के जो नए कमरे हैं उसका गठन कर सकती है? क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, यानी जो भी राज्य के नए नाम है परिवर्तन कर सकती है, नाम परिवर्तन कर सकती है। क्षेत्र भी बता सकती है कितना क्षेत्र इस राज्य का होगा, इतना क्षेत्र इस राज्य का होगा। तो ये आगे अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये जो 2 और 3 नियम बनाए गए हैं कि संसद नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकती है, संसद राज्य का गठन कर सकती है, तो जो है ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये अनुच्छेद 4 कहता है। तो क्या हुई? घर का नक्शा तैयार हो गया। इसमें 28 घर का नाम लिखा रखा गया भारत अर्थात इंडिया, ये राज्यों का संघ है, यानी देश का नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है और इसमें 28 कमरे हैं, 8 छोटे-छोटे कमरे बनाए गए, है ना? अगर नाम परिवर्तन करना हो, घर के मुखिया को होता है, जैसे कि वो नाम परिवर्तन कर देता है ना? वो कह देता नहीं, ये ज़मीन इस लड़के को दी जाएगी, इतनी ज़मीन इस लड़के को दी जाएगी, है ना? और खरीदना हो, तो और भी खरीद सकती है, तो मतलब जो इन सब का जो निर्णय है वो कौन लेता है? संसद लेता है ना? तो इसी प्रकार ये है। आगे हम बात करते हैं भाग 2 की। जब भाग 2 की बात करते हैं, यानी जब घर का नक्शा तैयार हो गया, बनकर तैयार हो गया, ये भी तय हो गया, इतने कमरे यानी 28 कमरे हैं, 8 छोटे-छोटे कमरे बनाए गए हैं, उसका मुखिया कौन है? मुखिया तय हो गया। इसमें रहेगा कौन? तो सवाल उठा कि इस घर में रहने का हक किसे मिलेगा? यानी घर का सदस्य यानी नागरिक कौन कहलाएगा? है ना? नागरिक कौन कहलाएगा? नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 में लिखी गई है। तो इसमें नियम ये बनाए गए कि जो शुरुआत से भारत में रह रहा है, उसे सदस्यता मिल जाएगी। यानी अनुच्छेद 5 में लिखा है कि जो घर में रह गए, यानी संविधान लागू होने के समय भारत में रहने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। यानी जो शुरू से घर में रह रहा है, वह घर का सदस्य होगा। आगे जो बँटवारे के वक़्त भारत से यहाँ आए, यानी ब बँटवारे के वक़्त भारत से यहाँ आए और जो बाहर से आकर हमेशा के लिए बसना चाहते थे, उसके लिए भी तरीके तय किए गए। यानी जो बँटवारे के वक़्त पाकिस्तान से यहाँ आए, पाकिस्तान से भारत में आए और जो बाहर से आकर हमेशा के लिए इस पाकिस्तान, भारत में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए भी अलग से तरीके तय किए गए। यानी अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से जो भारत आने वालों की नागरिकता कैसी होगी, ये अनुच्छेद 6 में लिखा है और अनुच्छेद 7 में लिखा है कि भारत से पाकिस्तान जितने भी व्यक्ति गए, उनकी नागरिकता कैसी होगी, है ना? अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 8 में मिलता है। अनुच्छेद 9 कहता है स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। यानी अगर अनुच्छेद 9 कहता है कि अगर आप स्वेच्छा से किसी दूसरे देश में चले गए, दूसरे देश में चले जाने के बाद वहाँ की नागरिकता ले ली, तो इस देश की भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, है ना? आगे अनुच्छेद 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ये जो है अनुच्छेद 10 में इसका वर्णन किया गया है कि नागरिकों नागरिकों का जो अधिकार है वो कब बना रहेगा। अनुच्छेद 11 में लिखा है
नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद को दी गई है, यानी घर के मुखिया को दी गई है। नागरिकता संबंधी जो कानून है उसे बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। तो समझ में आया? यानी इस सदस्यता पाने के लिए भी 5 रास्ते बनाए गए। या तो आपका जन्म यहाँ हुआ हो, अर्थात या तो जन्म यहाँ हुआ हो, आपके माता-पिता यहाँ के हों, आपने यहाँ शादी की हो, या आप लंबे समय से यहाँ रहकर यहाँ के रंग में रंग गए हो, तो ये ज़रूरी है। उस घर का नियम बहुत सख्त है, अगर आपने चुपके से किसी दूसरे घर की सदस्यता ले ली, यानी दूसरे देश की सदस्यता आपने ले ली, तो इस घर की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी, इस देश की अपने आप समाप्त हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके, ये हैं 5 तरीके। जैसे कि जन्म से 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होता है। अपने आप स्वतः ही उसे नागरिकता मिल जाती है। वंश क्रम से अगर उसके माता-पिता भारत के हैं, बच्चे की नागरिकता भारत की ही होगी। पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक से यदि विवाह हो जाता है, तो वह उसकी नागरिकता स्वयं ही या वही की हो जाती है। भारतीय मूल के व्यक्ति यानी भारतीय नागरिक से विवाह भारतीय मूल के अगर व्यक्ति से होता है, तो नागरिकता स्वयं भारतीय की हो जाएगी, भारतीय नागरिकता हो जाएगी। आगे देशीकरण निर्धारित शर्तें पूरी करने पर विदेशी नागरिक को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यानी ना जो उपर्युक्त जितनी भी शर्तें हैं, अगर ये पूरी कर लें, तो ये विदेशी जितने भी नागरिक हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। यानी ये जो 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने की, ये जो है प्राप्त करने के ये हमारे साधन हैं। यानी किस तरह से नागरिकता हमें भारत की प्राप्त होगी। क्षेत्र अर्जन द्वारा यदि किसी नए क्षेत्र के भारत में शामिल होने पर वहां के जितने भी निवासी हैं, उनको स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि बात करते हैं भूटान, भूटान अगर हमारे भारत में शामिल हो जाता है, तो भूटान के जितने भी नागरिक होंगे, उनकी नागरिकता भारतीय नागरिकता हो जाएगी स्वतः ही अपने आप। ठीक है? आगे हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। अब घर के सदस्यों को जैसे कि घर बन गया, घर बनने के बाद वहां के कमरे बन गए, कमरे बनने के बाद वहां तय हो गया कि इसमें कौन-कौन सदस्य, कौन-कौन सदस्यों को बिना किसी डर के जीने के लिए कुछ जादुई और अटूट अधिकार दिए गए, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी जो देश के सदस्य हैं, देश के नागरिक हैं, बिना किसी डर के जी सकें, इसके लिए कुछ अधिकार दिए गए, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार बच्चों के लिए किसी सुपर पावर की तरह हैं और ये इससे कम नहीं है। मूलतः 7 पहले मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, वो रख दिया गया है 300 ए में रख दिया गया है। आगे इस के अंतर्गत जो है सब बराबर हैं, यानी सरकार के अंतर्गत सब बराबर हैं, उसकी नजर में सारे लोग बराबर हैं। इस देश में कानून के सामने सब बराबर हैं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही कोई खुद को दूसरे से बड़ा दिखाने के लिए राजा महाराजा जैसी उपाधियां रख पाएगा और ना ही कोई किसी से छुआछूत कर पाएगा, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, सभी को सरकारी नौकरी के समान अवसर दिए जाए। इसमें अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत उन सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 यानी खतरा यानी अस्पृश्यता का अंत, है ना? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, जितनी भी उपाधियां हैं, कोई भी राजा महाराजा जैसी उपाधियां नहीं रख पाएगा, है ना? मतलब कानून की नजर में सभी समान होंगे। अगला आता है आजादी। हर सदस्य मतलब कानून की नजर में सभी समान है और हर सदस्य को अपनी बात बोलने, कहीं भी घूमने, रहने, है ना? कोई भी काम करने, शांति से सभा करने की पूरी छूट मिलेगी। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उन्हें जो है ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, जिससे जो है हर बच्चा पढ़ सके। ये जो है इसमें दिया गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बोलने, घूमने, संगठन करने का अधिकार यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है 19 से 22 के अंतर्गत। के अंतर्गत हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे कि 19 एक ए यानी 19 एक ए में लिखा है कि बोलने और अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। यानी हम कोई भी बात बोल सकते हैं और यानी असम्मान किसी का नहीं कर सकते हैं, यानी निरादर किसी का भी नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी बात बोल सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आगे 19 एक बी कहता है, एक बी कहता है शांत पूर्वक सभा कर सकते हैं, कोई भी सभा करने का हमें अधिकार प्राप्त है। 19 एक सी कहता है संगठन या संघ बनाने का अधिकार है, यानी हम कोई भी संघ या संगठन बना सकते हैं। 19 एक डी कहता है कि देश में कहीं भी घूमने की हमें आजादी मिलती है, यानी हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं
और 19(1) ई कहता है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। यानी हम जो है भारत में कहीं भी रह सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं। है ना? 19(1) जी कहता है कि हम अपना व्यापार कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी देश में जाकर घूम-घूम कर व्यापार कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ये हमें अधिकार प्राप्त है। आगे 19(1) एफ में क्या लिखा था? पहले 19(1) एफ में संपत्ति का अधिकार था। ध्यान रखना कि संपत्ति का अधिकार पहले किसमें रखा गया था? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में था, 19 के 1 एफ में था। है ना? इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार बनाया गया और किसमें रख दिया गया? अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया। आगे हम अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी अगर अपराधी है, अगर उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो इसके संबंध में भी कुछ उसे संरक्षण दिए गए हैं, अपराधी को कुछ संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत ध्यान रखना कि जो अपराधी होते हैं उसके लिए है ये, अपराधी के लिए अनुच्छेद 20 है, उसके लिए कुछ संरक्षण प्राप्त है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 ए जो है हमारी जो जीवन है, जीवन जीने और हमें जो हमारी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसका हमें क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। आगे हम जो है ये अनुच्छेद 21 है। ये अनुच्छेद 21 ए कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा 2002 में ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये जोड़ा गया। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण, यानी अगर हम गिरफ्तार हो गए हैं तो अगर हम गिरफ्तार होने के बाद यानी इसके विरुद्ध में हमारे पास जो कुछ संरक्षण प्राप्त है, ये किसमें लिखा गया है? यानी जब हमारी गिरफ्तारी हो रही हो तो हमारे कौन-कौन से अधिकार हमें मिलते हैं, ये इसमें अनुच्छेद 22 में है और अपराधों के लिए अनुच्छेद 20 है और गिरफ्तारी के लिए अनुच्छेद 22 है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी इस अधिकार के अंतर्गत हमारा शोषण नहीं हो सकता है, मानव को खरीदा नहीं जा सकता। मानव तस्करी माने जो मानव की खरीदारी नहीं होती है, मनुष्यों की खरीदारी होती है, इतने रुपए में खरीदा, ये गुलाम, ये पहले होता था। इस पर मानव तस्करी पर और बंधुआ मजदूरी का निषेध है। बंधुआ मजदूरी यानी कोई किसी के घर रहता है ना? बंद के घर घर रहता है और लगातार उसी के लिए मजदूरी कर रहा है, तो ये निषेध है। कोई भी बंधुआ मजदूर नहीं रख सकता है। ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। नहीं, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध है किसमें? अनुच्छेद 23 में। ध्यान रखना। अनुच्छेद 24 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों एवं खतरनाक कार्यों में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यानी 14 वर्ष से जो भी कम आयु के बच्चे हैं, उन्हें कारखानों और खतरनाक कार्यों में प्रयोग नहीं लाया जाएगा, उनसे काम नहीं कराया जाएगा। ना आगे हम बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कोई भी धर्म मानो, प्रचार करो, धार्मिक कामों में टैक्स से छूट है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से है 28। अनुच्छेद 25 से 28 है, यानी हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म के लिए हम संस्थाएं खोल सकते हैं, लेकिन हम धर्म के प्रति टैक्स नहीं ले सकते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 कहता है हम धर्म मानने, पालन करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। हम कोई भी जो धार्मिक संस्थाएं हैं, उनका हम प्रबंधन कर सकते हैं, यानी धर्म के लिए हम कोई भी संस्था खोल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 27 की। तो अनुच्छेद 27 कहता है कि हम किसी धर्म विशेष के प्रचार हेतु कर नहीं लगा सकते। अगर हमें कोई भी धर्म का प्रचार करना है, तो इसके लिए हम कोई भी कर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, कोई भी टैक्स कर नहीं लगाया जाए। आगे अनुच्छेद 28 कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान, यानी जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा संबंधी प्रावधान दिया गया है, यानी हम कोई भी धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। यानी धर्म से संबंधित जो शिक्षा है, शिक्षा मान लो हम कोई भी अलग से हिंदू संस्था खोल सकते हैं, कोई भी बौद्ध संस्था खोल सकते हैं, मुस्लिम संस्था खोल सकते हैं, मुस्लिम विद्यालय खोल सकते हैं, कोई संस्था खोल सकते हैं। ये हमारा जो है प्रावधान है 28 में। आगे हम बात करते हैं संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये अधिकार जो है अल्पसंख्यक यानी के लिए है ये। अल्पसंख्यक अपनी भाषा लिपि बचा सकते हैं, तो अपने स्कूल भी खोल सकते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा लिपि संस्कृत को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, ये उन्हें अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार है, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने स्कूल खोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये जो संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये अधिकतर अल्पसंख्यकों के लिए और 29 और 30 जो संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है ये 29 और 30 है, ये अल्पसंख्यकों के लिए। आगे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इसे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है और ये अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अगर मूल अधिकार छीने इधर सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए जो है 5 रिटें जारी कर सकता है अगर हमें किसी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इसके बाद जो है हमें जो है क्या है 5 रिटें जारी करता है कोर्ट जारी करता है 5 रिटें। कौन-कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नहीं, अगर किसी ने गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना, यानी गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाए गए व्यक्ति को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है, यानी अवैध हिरासत से मुक्त किया जा सकता है। आगे बात करते हैं परमादेश की। ये जो लोक अधिकारी को कर्तव्य पालन का आदेश दिया गया, यानी जो भी सरकारी अफसर है उसको काम करने का अधिकार देना यही परमादेश है, यानी अधिकारी को काम जो दिया गया उसे हम कहते हैं परमादेश। आगे प्रतिषेध, यानी जो रिट जारी की जाती है उसमें तीसरा है प्रतिषेध, यानी जो निचली अदालत है निचली अदालतों को कार्यवाही रोकने का आदेश दिया जाता है, यानी जो निचली अदालतें हैं उनको अपना दायरा पार करने से रोक दिया जाता है, इसमें रोक लगाई जाती है प्रतिषेध में। अधिकार परीक्षा, आप किस अधिकार के पद से हैं, यानी इसमें अधिकारी को बताया जाता है कि आप किस अधिकार के पद से हैं, यानी उन्हें जो है इसे किसी ने गैर कानूनी तरीके से पद को तो नहीं ले लिया, इसमें पूछना, यानी अगर कोई किसी को गिरफ्तार कर रहा है इसके बाद जो है उस किस अधिकारी ने क्या है गिरफ्तार, उस अधिकारी से पूछा जा सकता है आप किस अधिकार से पद पर हैं। नहीं, आप जो अधिकार से हैं ऐसा तो नहीं गैर कानूनी तरीके से आप इस पद पे हो। तो ये जो है अधिकार परीक्षा में पूछ सकता है, कोर्ट पूछ सकता है कि आप जिस अधिकार पद पर हैं तो क्या आपका अधिकार है या नहीं। आगे हम बात करते हैं उत्प्रेक्षण की। उत्प्रेक्षण में निचली अदालत का मामला उच्च न्यायालय में मंगाना, नहीं जो भी निचली अदालत में मुकदमा चल रहा था, केस चल रहा था, वो उच्च अदालत में मंगाना ही क्या है? उत्प्रेक्षण है। आगे हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की। आगे हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं और भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। ये सरकार की गाइडलाइन है, ये सरकार के लिए है और ये जो इन्हें कोर्ट में लागू नहीं करवा सकते हैं पर देश चलाने में ये जरूरी है। ये देश चलाने के लिए जरूरी है पर इन्हें लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 36 की इसमें राज्य की परिभाषा है। ये सिर्फ राज्य की परिभाषा नहीं है, इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र और संसद, विधानसभाएं, विधान परिषद, इन सब की इसमें क्या है? परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें जो है परिभाषाएं दी गई हैं। आगे 37 राज्य द्वारा परिवर्तनीय नहीं, ये जो है राज्य द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसमें जो है जो न्यायालय है उसे इन्हें जो है परिवर्तन इसका नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 38 है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यानी 36 के अंतर्गत बहुत कुछ आता है। राज्य की परिभाषा कि कौन मानेगा कि कौन नहीं मानेगा, मतलब इसमें जो संसद है, इसमें लिख दो थोड़ा सा, जैसे कि संसद है ना, इसमें थोड़ा लिख दो, जैसे कि संसद है ना, राज्य हो गए, राज्य की जितनी भी विधानसभाएं हैं वो हो गई और केंद्र सरकारें हो गई, केंद्र सरकार हो गई, सभी स्थानीय निकाय पंचायत हो गई और नगर पालिका हो गई, नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गया, जिला बोर्ड हो गया, विधानसभा हो गई, विधानसभा विधानसभा हो गई और इसमें क्या आता है? विधानसभा, विधान परिषद हो गई, विधान परिषद हो गई, है ना, विधान परिषद, ये सब इसमें शामिल है। इसमें क्या है? सभी सरकारी अथॉरिटी, जितनी भी सरकारी अथॉरिटी हैं ये सब सरकारी अथॉरिटी, ये तो राज्य की परिभाषा एक ही चीज दी गई है, लेकिन राज्य की परिभाषा में सभी कुछ आ जाता है। सरकारी अथॉरिटी, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सब की परिभाषा इसमें दी गई है। बिजली बोर्ड हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, LIC हो गई, है, इसमें सबकी परिभाषाएं दी गई हैं। आगे बात करते हैं 37 की। ये जो है 37 ये जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी इसमें ये लिखा गया है किसी कोर्ट से लागू नहीं करवाए जा सकते हैं, यानी किसी न्यायालय से ये लागू नहीं करवाए सकते हैं, लेकिन फिर भी ये देश के शासन के लिए ये मूलभूत है, यानी ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जा सकते हैं जबरदस्ती। कानून बनाते समय इसको लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है ना। ये कोर्ट से लागू नहीं होते हैं फिर भी शासन में ये मूलभूत है, कानून बनाते समय कर्तव्य होते हैं। आगे हम 38 की बात करते हैं। 38 की अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना
राज्य ऐसी समाज व्यवस्था बनाए जिसमें आय अवसर की असमानता कम हो, यानी सभी समान हो, लोक कल्याणकारी राज्य यानी सभी समान हो, राज्य जो है ऐसी व्यवस्था बनाए। आगे 39 कहता है अनुच्छेद 39 कि राज्य की सामाजिक और आर्थिक नीति यानी समान काम के लिए समान वेतन, संसाधनों का समान बंटवारा, ये 39 कहता है। 40 में क्या है, 39 है महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो और चाहे हो पुरुष, तो इनके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। 40 में क्या है, 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता है। 41 में काम, शिक्षा और बेरोजगारी में मदद करने का अधिकार है, यानी जब बेरोजगारी है इसमें सहायता राज्य करे, ये राज्य के लिए है, राज्य के निर्देशक पर, तो राज्य करे ये काम। अनुच्छेद 42 है मानवीय कार्य दशाएं और पुरुषीति सहायता, यानी जितने भी समान जो 41 कहता है कि काम 42 मानवीय कार्य दशाएं और प्रसूति सहायता, जो प्रसूति सहायता है ना उनमें काम करे। आगे 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी दे, जितने भी काम है उनके लिए निर्वाह करने योग्य मजदूरी दे। 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, यानी जो उद्योगों है ना उसमें श्रमिकों की भागीदारी ली जाए, है ना। 44 समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाए। समान नागरिक यानी समान नागरिक सभी नागरिकों के लिए जो है समान नागरिक संहिता लागू की जाए। अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल व शिक्षा की जाए। अनुच्छेद 46 एससी और एसटी के हितों की रक्षा है। 40 में 43 में पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार, यानी 47 में पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य सुधार है। 48 में गौ हत्या रोकना, 48 में क्या है, गौ हत्या रोकना, कृषि पशुपालन को बढ़ावा देना, ये किसमें 48 में है, गौ हत्या रोकना किसमें 48 में। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, इस राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, जो भी राष्ट्रीय स्मारक है जैसे कि ताजमहल हो गया, यानी जितने भी राष्ट्रीय स्मारक है, ताजमहल, लाल किला, संसद भवन, ये सब राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। अनुच्छेद 50 कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, जितनी भी न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग रखना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना, ये जो है अनुच्छेद 51 में है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आगे हम बात करते हैं भाग 4 ए, यानी इसमें मूल कर्तव्य लिए गए हैं और मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 ए में रखे गए हैं। और 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। और किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़े गए। इसमें क्या है, इसमें संविधान का पालन करो, ये नागरिकों के लिए, यानी हमारे कर्तव्य है कि हम सरकार के लिए क्या करें, यानी संविधान का पालन करो, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करो, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों को याद रखो, यानी स्वतंत्रता आंदोलन हमें कैसे प्राप्त हुई इसको याद रखो, है ना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करो, देश की रक्षा करो, अगर जरूरत पड़ जाए तो सेवा करो देश की। आगे भाईचारा बढ़ाओ, महिलाओं का सम्मान करो, हमारी मिली-जुली संस्कृति को बचाओ, इसमें मूल कर्तव्य में आता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करो, ज्ञान बढ़ाओ, संपत्ति बचाओ, हिंसा से दूर रहो, ये सब मूल कर्तव्य में आते हैं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करो। 6 से 14 साल के बच्चों को माता-पिता शिक्षा दिलवाएं, यानी माता-पिता क्या करें, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाएं, ये सभी इसमें दिए गए हैं ना। अच्छा आगे जो है ये हमारे हो गए भाग 4 ए, आगे हम अगली पार्ट में लेकर आएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।